हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटम्स के बारे में। हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है और लॉ ऑफ डेफिनाइट या कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था और उन पोस्टुलेट्स में हमें एक वर्ड मिला था जिसका नाम है एटम्स। यानी उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने एक वर्ड दिया था, यानी कि एक टर्म दिया था हमें, जो है एटम। तो उस एटम के बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन के हिसाब से एटम वो सब्सटेंस है, वो पार्ट है या वो यूनिट है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। यानी एक एलिमेंट अगर कार्बन है तो कार्बन का सबसे छोटा जो आपका पार्टिकल होगा या कार्बन जो होगा, एक कार्बन जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, यानी जो पार्टिकल से वो मिलके बना है, उसे हम लोग एटम्स बोलते हैं। क्लियर? एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है एटम। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल्स है। वैसे ही एक एलिमेंट में या कोई भी मैटर में, किसी भी चीज़ में, हमारे घर के आसपास अगर टेबल्स है, सोफ़ा है, बेड है, या फिर उसके अलावा खाना है, फ्रूट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? पार्टिकल से मिलके बनी हैं और उन पार्टिकल्स का नाम दिया गया है एटम्स। एटम्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, यानी सबसे छोटे यूनिट होते हैं जो कि डिविजिबल नहीं है। यानी एक एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो सबसे छोटा है, ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो एटम्स है, एटम्स के जो साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स जो होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और उनका साइज जो है नापने के लिए हम लोग उस टर्म को बोलते हैं एटॉमिक साइज, या फिर हम उसे कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस हम लोग बोलेंगे। इसको हम लोग किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एटम है, सोच लीजिए ये एटम के अंदर जो उसके पार्ट से, जो उसके न्यूक्लियस से आपका जो आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसके बीच का जो रेडियस होगा, आपका जो रेडियस सर्कल फॉर्म में है, जो रेडियस होगा उसी को हम लोग एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया, देखिए, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी कि नैनोमीटर्स में आपका जो एटॉमिक रेडियस को नापा जाता है। और यहाँ पे दिया गया 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। यानी जो एक नैनोमीटर में आपका 10⁻⁹ मीटर्स है, यानी कि बहुत ही छोटा यूनिट है और इस यूनिट में ही आपका एटम का साइज हम लोग नापते हैं। रिलेटिव साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया एटम ऑफ आपका हाइड्रोजन का, यहाँ पे दिया गया है एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर्स है, यहाँ पे मीटर्स में दिया गया है। यानी कि अगर नैनोमीटर्स में ये होगा तो ये आपका 10⁻⁻⁹ जैसे यहाँ पे है, तो 10⁻⁻ यहाँ पे -10 है, यानी कि ये 10 मीटर्स, आप 10 नैनोमीटर्स यहाँ पे हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एटम ऑफ हाइड्रोजन का ये है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का साइज क्या है? 10⁻⁻⁹। मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज है 10⁻⁻8 मीटर्स। और आपका ग्रेन ऑफ सैंड, एक सैंड जो होता है, जो आपका छोटा सा एक जो रेत का आपका कंकड़ का एक ये रहेगा, उसका है 10⁻⁻4। एक चींटी का 10⁻⁻3 जो है मीटर्स होता है। एप्पल जो है वो 10⁻⁻1 मीटर का एक साइज में होता है। तो ये जो है कुछ आपके सब्सटेंसेस का यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है उनका दे दिया गया है। क्लियर? इसके बाद जो है एटम्स का जो आपका नाम तो दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स का। जो डाल्टन थे उन्होंने सबसे पहले सिंबल्स देना स्टार्ट किया किसी भी एलिमेंट को, यानी जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको एक स्पेसिफिक सिंबल दे दिया ताकि उस सिंबल से हम उसे डिनोट कर सके और हमें पूरा नाम ना लेके, कहीं कहीं अगर साइंस में है तो वो आप उस सिंबल को यूज कर ले ताकि वो आसान हो जाए हमें याद रखने में, हमें समझने में। दिस इज क्लियर?
नाउ यहाँ पे सिंबल्स में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर एक डॉट दिया गया है। इसका इसलिए दिया गया हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एक वहाँ पे डॉट दिया गया है। कार्बन जो है वो सर्कल के अंदर ग्रे शेड है, ऑक्सीजन एक ग्राउंड है, फास्फोरस जो है वो इस तरह से उसका सिंबल है, सल्फर के बीच में क्रॉस है, आपका आयरन जो है उसके अंदर आई लिखा है, कॉपर के अंदर सी लिखा है, लेड के अंदर एल लिखा है, आपका सिल्वर के अंदर एस लिखा है, गोल्ड के अंदर जी लिखा और कुछ वहाँ पे छोटे छोटे सिंबल्स दिए हैं। प्लैटिनम के लिए पी लिखा, मर्क्यूरी के लिए गोल्ड की तरह ही है बट वहाँ पे अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है। ये थे हमारे डिफरेंट सिंबल्स। लेकिन ये जो सिंबल्स है ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि ये कहीं भी हाल ही में कहीं पे यूज कभी भी नहीं हुआ होगा, आप लोग कहीं पे नहीं नोटिस किया होगा। हमने क्या नोटिस किया है? हमने ये नोटिस किया है कि हाइड्रोजन के लिए हम H यूज करते हैं, कार्बन के लिए हम C यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं, फास्फोरस के लिए P यूज करते हैं, सल्फर के लिए S, आयरन के लिए Fe, कॉपर के लिए Cu, लेड के लिए आपका Pb, सिल्वर के लिए Ag और गोल्ड के लिए Au। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग इस तरह से हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग आजकल के टाइम पे हम लोग सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो है आपका बहुत उस टाइम पे बनाया गया था, डाल्टन के द्वारा डिफरेंट सिंबल्स उन्होंने बनाए थे। आज के टाइम में हम लोग डिफरेंट सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। तो उन्हीं डिफरेंट सिंबल्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। IUPAC नेम्स जो है एलिमेंट्स के वो डिस्कस करेंगे। IUPAC नेम एक्चुअली में क्या है देखिए, नाउअडेज IUPAC नेम, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल यानी कि हर कंट्री में इस चीज को मान्यता दी गई है। IUPAC नेम्स जो है वो इंडिया में जो होंगे वो किसी अदर कंट्री में भी वही होंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनली इसको माना गया है। क्लियर? विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करता है। यानी कि अगर हमारे घर में अगर किसी बच्चे का अगर नाम रखा जाता है तो एक होता है ना, पंडित जी को हम लोग बुलाते हैं कि वो कुछ ग्रह नक्षत्र देख के कोई वर्ड सजेस्ट करते कि इस वर्ड से नाम रखिए, ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है, ये नेम्स को अप्रूव करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनके अगर वहाँ पे स्टैंप लगेगा कि हाँ इस एलिमेंट का नाम ये दिया गया है तभी वो पॉसिबल है। क्लियर? तो सिंबल्स एंड यूनिट्स, तो ये क्या करता है, अप्रूव करता है किसी भी एलिमेंट के नाम, सिंबल और उनके यूनिट्स को वो आपका मान्यता देता है। Many of the symbols are the first one or two letters of the elements named in English. ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के नाम जो है वो दिए कैसे जाते हैं, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो उनके नाम का फर्स्ट सेकंड लेटर्स ही होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम H जो है उसके फर्स्ट लेटर से दिया गया है। एल्यूमिनियम का Al उसके फर्स्ट दो लेटर से दिया गया है और ये जो Al है ये जो बाद का जो आपका लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, ना कि बड़ा वाला लेटर होगा। सिमिलरली कोबाल्ट जो है वो CO दिया गया है, CO कोबाल्ट का जो फर्स्ट दो लेटर से, और ये भी CO होगा ना कि C कैपिटल O होगा। क्लियर? यहाँ पे ये दिया गया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर। यानी कि हाइड्रोजन जो है इसका अगर सिंबल है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और जैसे एल्यूमिनियम की हम लोग बात करें तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। सिमिलर गोज फॉर कोबाल्ट, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। इस तरह से नाम जो है उनके दिए जाते हैं। ये एक तरीका हो गया, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम इस तरह से दिए जाते हैं। कुछ और एलिमेंट्स होंगे आपने देखा होगा जिनका नाम इस तरह से नहीं होता है, उनका नाम क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे। Symbols of the some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name.
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नाम जो है ऐसे दिए जाते हैं कि उनका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो फर्स्ट में रहेगा और जो सेकंड लेटर जो उनका सिंबल में रहेगा वो बाद में कहीं अपीयर हुआ होगा, वैसे वर्ड्स को होंगे। जैसे एग्जांपल क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्लोरीन का फर्स्ट लेटर दिया है, लेकिन L जो है देखिए सेकंड लेटर नहीं है, वो थर्ड लेटर है, यानी बाद में आया है, उससे नाम दिया है आपका क्लोरीन। सिमिलर गोज फॉर जिंक। Z आप देखिए फर्स्ट लेटर Z है और सेकंड लेटर जो है यहाँ पे N है, उसी का N दिया गया और पूरा मिला के जिंक का जो आपका Zn उसका सिंबल है। अब थर्ड तरीका एक और है। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek। अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको आयरन, IRON है, लेकिन इसका जो आपका सिंबल है वो आपका Fe है। तो ये कैसे आया? तो ये जो Fe है आपका फीरस से आया है, यानी कि आयरन का दूसरा नाम होता है फीरस, जो कि दूसरे आपके लैंग्वेज का है। उस लैंग्वेज से इस नाम को उठाया गया और उस नाम के फर्स्ट दो लेटर्स को यहाँ पे डाला गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज बोला है, वो लेटर्स आपके लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड्स हो सकते हैं, आपके जर्मन, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए नाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फिरम, सोडियम इज Na फ्रॉम नाट्रियम, यानी कि सोडियम का भी जो नाम है, सोडियम जो है SODIUM है, लेकिन इसका जो सिंबल है Na है। तो ये Na जो है ये आपके नाट्रियम उसका दूसरा नाम है, लैटिन नेम है, उससे लिया गया है Na। सिमिलर पोटेशियम के लिए, पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम, यानी कि पोटेशियम का भी जो दूसरा नाम लैटिन नाम है वो क्या है? कैलियम है, जिससे K लिया गया है और उसका सिंबल हम लोग K मानते हैं। Therefore each element has a name and a unique chemical properties या chemical symbol। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हर एलिमेंट जो होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा कि हर एलिमेंट का नाम जो है वो अलग है दूसरे एलिमेंट से। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका नाम जो है वो एक दूसरे से सिमिलर होगा। ये इनकी यूनिक आइडेंटिटी है जो कि चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंसानों में, हमारे हर किसी के नाम अलग होते हैं, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। मेरा नाम जो है वो किसी और का नाम नहीं होगा, हालांकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नेम्स जो है वो आपके सिमिलर हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के भी जो नाम अच्छा लग जाता है, हाँ ये नाम हम दे देते हैं अपने बच्चों को, इस तरह से वो चलता है। इसीलिए नेम सिमिलर है, ये भी उन्हीं की तरह है, इनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। हर किसी का नाम जो है, हर एलिमेंट का जो नाम सिंबल है वो दूसरे से अलग होगा और उसी से उसकी पहचान है और उसी से हम लोग केमिकल रिएक्शंस में हम उन्हें यूज करते हैं। तो ये था पूरा आपका जो सिंबल्स का जो भी पूरा पार्ट था। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपली एटॉमिक मास आप नाम से ही समझ सकते हैं, किसी भी एटम का मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कार्बन मोनोक्साइड CO फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form carbon monoxide. In other words, carbon combines with 4/3 times of its mass of ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये इस चीज से ये स्टेटमेंट से हम ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका मास कैसे डिसाइड होगा? उसका मास डिसाइड होगा उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोक्साइड की, जो यहाँ पे बात हो रही है, कार्बन मोनोक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हमने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या डेफिनाइट प्रपोर्शन से हमने ये जाना था कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रपोर्शन होगा, यानी उसमें रहने वाले मतलब उससे बने, उसके अंदर जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है, उन एलिमेंट के एक फिक्स्ड प्रपोर्शन से ही वो एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे कि वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वाटर में क्या है? वाटर बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, और इसका रेशियो 1:8 होता है, यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके 9 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रिपेयर हो रहा है। तो ये उसका डेफिनाइट या फिक्स्ड प्रपोर्शन है, वो इसी प्रपोर्शन में 1:8 के प्रपोर्शन में होगा, तभी ये वाटर बनेगा। अगर हम यहाँ पे वाटर को 2 कर दें तो यहाँ पे भी आपका इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 3 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से प्रपोर्शन इसका
फिक्स्ड रहेगा, यानी उसका जो कंपोजिशन है वो डेफिनाइट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बात हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन से वो मिलके बना हुआ होता है, और यहाँ पे उसमें ये डिस्कस किया गया है कि 3 ग्राम ऑफ आपका कार्बन और 4 ग्राम ऑफ आपका ऑक्सीजन से ये मिलके बनेगा। क्लियर? यानी इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, 3:4 होगा। और ये जो 3:4 है, यहाँ पे जब भी 3 चेंज होगा 4 भी चेंज होगा, यानी कि अगर यहाँ पे इंटू 2 कर दे तो यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 6:8 का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही वो चेंज होगा, यानी कि इनका प्रपोर्शन जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इस तरह से इसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। द यूनिट यूज्ड फॉर एटॉमिक मास इज यू, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो यू है, यानी कि हमारे से एटॉमिक मास अगर हम लोग बात करें को आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक मास अगर 18 है तो यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसका यूनिट है जिसको हम लोग यूनिफाइड मास है इसका फुल फॉर्म। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है। द एटॉमिक मास इज अ वेटेज एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट इन विच द मास ऑफ ईच आइसोटोप इज मल्टीप्लाइड बाय द एबेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप सोचिए आप वाटरमेलन लेने के लिए अपने शॉप पे, किसी शॉप पे आप गए। क्लियर? तो वो वाटरमेलन को क्या किया है उस दुकानदार ने, उसने किया है कि उस वाटरमेलन को उसने 8 पीसेज में काट दिए हैं। क्लियर? 8 पीसेस में काट दिए हैं, और उसने एक जो पीस है उसको 1 यूनिट मान लिया है, यानी 1 यूनिट जो है 1 यूनिट उसने किसको माना, 1 पीस को। क्लियर? एक पीस को उसने 1 यूनिट माना है, यानी कि उसके पास टोटल 8 यूनिट्स है, और वो 1 यूनिट के हिसाब से उसे बेच रहा है। अगर आप उसे जाके बोलते हो मुझे 2 यूनिट चाहिए, तो वो आपको 2 पीस निकाल के उसमें से देगा। तो ये उसका एवरेज है। तो टोटल जो है वो क्या है आपका 1 यूनिट, 1 इंटू 8 यूनिट्स है, इसीलिए यहाँ पे 8 आपका एक पूरा होल हो जाएगा। लेकिन वो हो है क्या, 1 ही वाटरमेलन है तो वो 1 वाटरमेलन, लेकिन वो 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो यही चीज आपका जो होता है एटॉमिक मास में भी होता है। एटॉमिक मास ऐसे हम लोग काउंट करते हैं कि एक एलिमेंट जो होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। तो वो जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके जो आपका पूरा मिला के एक एटॉमिक मास हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या है। वेटेज एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, यानी कि सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से सबका एवरेज हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे एटॉमिक मास जो है उस एलिमेंट का निकालेंगे। यानी कि अगर एक एलिमेंट है, सपोज आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन अगर एक एलिमेंट है उसके अगर 12 आइसोटोप्स है तो वो 12 आइसोटोप्स के मास का एवरेज निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका सो ऑन जाएगा C12 तक, और यहाँ पे इसका एवरेज होगा, और ये आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकाला जाएगा। क्लियर? 12 आइसोटोप्स है, इसीलिए 12 आपका उसके मास, 12 आइसोटोप्स के मास का एक एवरेज निकालेंगे। सिमिलरली अगर एक और दूसरा एलिमेंट है जिसके 5 आइसोटोप्स है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके मास 1 प्लस मास 2 प्लस मास 3 प्लस मास 4 प्लस मास 5 आपका टोटल एवरेज किया जाएगा और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल दिया जाएगा। इस तरह से एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट्स का निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम लोग जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।